नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। और सीएनबीसी आवाज में आज दिन है टक्कर के मंडे एडिशन का। और आज हम मंडे एडिशन में बात करेंगे हिडनबर्ग रिपोर्ट की और बांग्लादेशी हिंदुओं की, और साथ ही साथ सिलेक्टिव पॉलिटिकल सन्नाटे की। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के आज के एडिशन में। सियासत का नया अखाड़ा तैयार है और मुद्दा बना है हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट, जिसमें आरोप लगाया गया कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने 2017 में उसी फंड में हिस्सेदारी खरीदी थी जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी द्वारा किया जाता था। हालांकि इस आरोप को नकारते हुए माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने अपने बयान में कहा कि रिपोर्ट में जिस फंड का जिक्र किया गया है उसमें 2015 में निवेश किया गया था और ये माधवी के सेबी का सदस्य बनने से 2 साल पहले का मामला है। It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have 3 questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. मोदी की से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल है। कंगना रनौत ने भी राहुल गांधी पर वार करते हुए कहा कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है, वे कटु, जहरीले और विध्वंसक है। इस महाघोटाले की जांच सिर्फ और सिर्फ जेपीसी से हो सकती है, जिसका गठन नरेंद्र मोदी करने से डरते हैं। लेकिन कब तक डरिएगा आप, क्योंकि महाघोटाला इतना बड़ा है, उसके डंक इतनी दूर दूर तक फैले हुए हैं कि अंततोगत्वा एक ना एक दिन आप लोग पकड़े जाएंगे। हमेशा कांग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रही? यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कौन खड़ा था? हिंडनबर्ग के साथ कांग्रेस की? ये विदेश के संस्थानों से ये कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर विषय के ऊपर आपका निशाना है। इस मुद्दे पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता मिलिंद देवरा ने कहा कि हिंडनबर्ग भारत के घाटे से शॉर्ट सेलिंग कर मुनाफा कमाती है, जैसे जॉर्ज सोरोस ने एशियाई आर्थिक संकट के वक्त कमाया था। भारतीय बाजार ने इस जाल में न फंसते हुए परिपक्वता दिखाई। विदेशी एजेंडाधारी हमारी विकास यात्रा को न रोक पाए। राजनीतिक मतभेदों के चलते देश हित से समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन एक मुद्दा और है, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बेरहम हिंसा का। 5 अगस्त से अब तक हिंदुओं पर हमले की 205 बड़ी घटनाएं हुई। 5 अगस्त से अब तक 52 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई। लेकिन शायद विपक्ष को यह मुद्दा सूट नहीं कर रहा, इसलिए इस पर सन्नाटा है। तो क्या वाकई राजनीति का एंगल देखकर विरोध का मुद्दा तय होता है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का, विपक्ष की सिलेक्टिव सियासत का विश्लेषण। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, विपक्ष कहता है, पूरा विपक्ष एकजुट विरोध पर उतरा है और विपक्ष ने जेपीसी जांच की मांग उठाई है और कहा है ये देश पर सवाल है। एनडीए कहता है कांग्रेस हमेशा विदेशी संस्थानों के साथ क्यों खड़ी पाई जाती है, अक्सर ऐसा देखा है। और साथ ही साथ देश के खिलाफ आर्थिक अराजकता की साजिश की बात एनडीए और बीजेपी कहते हैं। लेकिन जब फिलिस्तीन का मुद्दा आता है, राहुल गांधी कहते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा का चक्र समाप्त होना चाहिए। लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं पर एक सिलेक्टिव सन्नाटा होता है, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन वही हिडनबर्ग रिपोर्ट पर खूब बोला जाता है और राहुल गांधी तत्काल प्रभाव से एक बाइट इशू कर देते हैं और बांग्लादेशी हिंदुओं पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए एक अपील तक नहीं की गई। ये बड़ी बात है। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न जिसको हम आज उठाएंगे वो यही है, क्या विपक्ष वोट बैंक देखकर विरोध और समर्थन के मुद्दे को तय करता है? यानी विरोध किसका करना है और समर्थन किसका करना है? आज इसी बड़े सवाल पर कई गंभीर सवाल पूछेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं
दो पक्ष और दो विपक्ष। मेरे साथ नेता और प्रवक्ता जेडीयू के सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, डॉक्टर अजय आलोक हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, डॉक्टर अनुराग भुदरिया है मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ लेफ्ट के नेता सीनियर लीडर। आपका अभिनंदन है तमाम लोगों का इस कार्यक्रम के अंदर। मैं शुरुआत करता हूं आपसे अजय आलोक, क्या आपको लगता है कि ये सिलेक्टिव सोच, सिलेक्टिव सियासत आप लोगों के साथ भी है? आप बांग्लादेशी हिंदुओं पर तो बोलना चाहते हैं, लेकिन हिंडनबर्ग के मामले पर एनडीए भी सिलेक्टिव हो जाता है। बिल्कुल सिलेक्टिव नहीं होता हिंडनबर्ग के मामले पे। जी भाई हिंडनबर्ग क्या है? विश्व की नजर में एक वित्तीय भेड़िया है हिंडनबर्ग। अमेरिका में लोग उसको कहते हैं, इकोनॉमिक वुल्फ कहते हैं उसको अमेरिका में। वो अपने देश के खिलाफ साजिश करता है वो। तो वित्तीय भेड़िया के खिलाफ शांत क्यों रहेंगे? सवाल ये उठता है कि इस वित्तीय भेड़िया का पोषण कौन कर रहा है? इस वित्तीय भेड़िए के आगे हड्डी फेंकने वाले हैं जॉर्ज सोरोस सबसे पहले। उसके बाद इस देश का एक प्रमुख प्रथम परिवार इस वित्तीय भेड़िए के आगे हड्डी फेंकता है, ताकि ये भेड़िया हुआ हुआ करते रहे और बाकी लोग सुनते रहे। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। पिछले साल 2023 में इन्होंने यही एक कोशिश की थी हिंडनबर्ग पे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय शेयर बाजार कुछ दिनों के लिए क्रैश किया था। 3 दिन के बाद रिकवरी हुई थी, 2000 पॉइंट का नुकसान हुआ, अडानी के शेयर्स गिरे, चलिए सब कोई रिकवर कर गया, सब कुछ ठीक हो गया। इन्होंने सोचा काट की हांडी फिर चढ़ा लें। ऐसा हुआ कुछ नहीं, भेड़िया हुआ हुआ करते रहा। स्टॉक मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ा। आज का स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। तो भेड़िए की हुआ हुआ से बार बार नहीं होता। गांव में कहावत होती ना, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। तो भेड़िया आया की कहावत एक बार चल गई, बार बार चलेगी नहीं। जैसे इलेक्शन में आरक्षण का नैरेटिव एक बार चल गया, वो अब दोबारा चलेगा नहीं। बात यह है अमीश जी, आप ये समझिए, बस छोटी सी बात कहकर समाप्त कर रहा हूं। ओलंपिक में विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन कम हो जाता है तो इसको साजिश बताई जाती है ना? ओलंपिक में 100 ग्राम वजन कम, साजिश। हिंडनबर्ग जैसे भेड़िए की दूसरी रिपोर्ट आ जाती है, उस भेड़िए की जिसको सेबी ने नोटिस दिया, उसका जवाब भी आज तक नहीं दिया। वो नहीं पूछ रहे हैं कि भेड़िए ने नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, सेबी प्रमुख का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, तो उसको भी इसे साजिश मानते हैं। पेगासस को भी ये साजिश मानते हैं, राफेल को भी ये साजिश मानते हैं। ये नैरेटिव बनाना, विमर्श बनाने की कोशिश है जो एब्सोल्यूट फेलियर हो रही है, क्योंकि इस सब के पीछे इनका मकसद है देश में अराजकता फैलाना। सोशल अराजकता फैलाओ आरक्षण के नाम पर, वित्तीय अराजकता फैलाओ हिंडनबर्ग के नाम पर, छोटे छोटे निवेशकों का पैसा डुबा दो, भारत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोई साख नहीं रहे, कोई भारत में एफडीआई करने नहीं आए। अरे ये देश से दुश्मनी क्यों भाई? मोदी या भाजपा से दुश्मनी करो ना, देश से दुश्मनी क्यों कर रहे हो? जी, आप कह रहे देश से दुश्मनी क्यों कर रहे हो? मैं कंगना रनौत को कोट क्यों आपने अपनी बात को रखा, मैं कंगना रनौत को कोट करना चाहता हूं। कंगना रनौत कहती हैं कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है, वो कटु हैं, जहरीले हैं, विध्वंसक हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी भाषा की मर्यादा सीखनी चाहिए। किसी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कंगना जी को भी कम से कम राजनीतिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जो उन्हें मुझे नहीं लगता है कि है। हालांकि होगा भी कैसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भाषा शैली ऐसी है, उनके नेता तो इस तरह की बातें पार्लियामेंट के अंदर भी करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर जब वो गालियां बक सकते हैं, तो बाहर अगर इस तरह की भाषा। अनुराग, प्रश्न ये है कि आप लोग हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं पर आप शांत हैं। देखिए, तो ये सिलेक्टिव सियासत ही तो है। देखिए, मतलब देश के खिलाफ कोई एजेंडा है तो उसको पकड़ लो, और बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जाए तो उस पर चुप्पी साध लो। क्यों? जब फिलिस्तीन पे बोला जा रहा था तो बांग्लादेश दोनों पे क्यों नहीं बोले? जैसे हिंडनबर्ग की बात आई, हिंडनबर्ग बार बार ये रिपोर्ट अगर देता है, कहता है, तो अगर उसमें जांच हो जाए तो क्या दिक्कत है? एक बार जांच हो जाए तो उनका भी ये पता, देशवासियों को पता चल जाएगा कि हिंडनबर्ग देश के साथ झूठ बोलता है या क्या करता है। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बात फिर जांच से डरने की बजाय बीजेपी वाले उसको बचाने के लेकिन अनुराग, आपको भरोसा ज्यादा किस पे? आपको हिंडनबर्ग पे है, विदेशी संस्था पे है, या भारत की संस्था सेबी पे है? देश के सिस्टम पे, देश का जो जांच एजेंसी है, हमारी जो सरकारी जांच एजेंसी है, वो अगर इसकी जांच कर लें, हमें उस पर ज्यादा विश्वास है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, आप बांग्लादेशी की बात कर रहे हैं। अरे सवाल यह है कि बांग्लादेशी हिंदू की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी हिंदू। अरे यार क्यों नहीं, हम तो बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं हिंदू, उसमें कहने की क्या बात है। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ जो रहा है वो आप गर्व से बोलेंगे? नहीं, मैं कह रहा, मैं हिंदू गर्व से बोलूंगा। मैं तो बांग्लादेश हिंदू की बात, मैं बांग्लादेशी हिंदू के बारे में बोल रहा हूँ। मैं भी बोलने तो दीजिए। सवाल उठता है कि सरकार की जिम्मेदारी क्या है, सरकार की विदेश नीति क्या है,
सरकार क्या कर रही है, वहां अन्याय हिंदुओं के साथ हो रहा है तो सरकार ने क्या कदम उठाए, ये सरकार बताए। यहाँ तो बीजेपी के जो सहयोगी कार्यकर्ता हैं, किस तरह से हमारे शाहजहांपुर के लोग हैं उन्हें पीट के भगा दे रहे हैं, कह रहे हैं ये बांग्लादेशी हैं। बताइए आप, नहीं आपने गाजियाबाद में देखा। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। सरकार, हाँ तो आप सरकार ने गिरफ्तार माहौल पैदा करते हैं आप, फिर आप मतलब आप जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आप जो हमारे बांग्लादेशी हिंदू हैं उनकी सुरक्षा रक्षा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा, ये सिलेक्टिव सियासत है या फिर ये एक तरह का पॉलिटिकल मोतियाबिंद है? मैं दोनों पे बात रख दूं। भारत एक विकसित आर्थिक साम्राज्य है, विकासशील आर्थिक व्यवस्था है। उसमें विदेश की वो कंपनियां जो इकोनॉमिक टेररिज्म फैला रही हैं दुनिया में, उसके प्रवक्ता बन गए हैं तमाम विपक्षी दल के नेता और राहुल गांधी जी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष के जनवरी में कहा कि अगर मुझे कोई ऐसा टेंटेटिव और ठोस सबूत मिलेगा सेबी की जांच में कि कोई बाइस्टनेस है, तो मैं इस जांच को दूसरे एजेंसी को ट्रांसफर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया जिससे सुप्रीम कोर्ट हिंडनबर्ग के मामले में और सेबी से संतुष्ट था। उसने अपना फैसला दिया। मेरा यह सवाल है कि भारत की तमाम पॉलिटिकल पार्टी भारत के राष्ट्रीय हितों पे क्यों समझौता कर रही हैं? वो क्यों नहीं मानना चाहती विपक्ष के कांग्रेस की पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और अन्य आम आदमी पार्टी कि दुनिया में जब आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसे शॉर्ट सेलर कंपनी, भेड़िए जैसी कंपनी अमेरिका की या किसी अन्य देश की आपकी आर्थिक स्थिति को, आपके आर्थिक साम्राज्य को तबाह करने की कोशिश करेगी। लेकिन सत्यप्रकाश मिश्रा, मेरा काउंटर सवाल है, सरकार में आप है, विश्वास तो आपको भी दिखाना होगा ना, दिलाना होगा विपक्ष को। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात कह दी सेबी के इन्वेस्टिगेशन पर हिंडनबर्ग के मामले में कि सारी चीजें ठीक है, अडानी का इसमें कोई रोल नहीं है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट को मानने में दिक्कत क्या थी? क्या विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक स्थिति को चुनौती देना चाहता है? सवाल यह है, क्या विपक्षी दल भारत को तबाह करने वाली शक्तियों का प्रवक्ता बनना चाहता है क्योंकि हम एक विकसित आर्थिक साम्राज्य है? यह बात समझना होगा कि राष्ट्रीय हितों पर एक साथ एक कदम आपको खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो बांग्लादेश का मतलब हो, चाहे वो बांग्लादेश में। सांसद है कंगना रनौत, वो कहती है राहुल गांधी एक सबसे खतरनाक आदमी है। राहुल गांधी ने पिछले 10 वर्षों में विदेशों में जाकर जैसे जैसे भारत के खिलाफ भाषण दिए हैं, क्या वो एक प्रतिपक्ष के नेता को, एक बड़ी पार्टी के नेता को शोभा देता है? क्या भारत की धरती पर हम लाख असहमत हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ संघर्ष करेंगे, लेकिन विदेशी धरती पर जाकर भारत के लोकतंत्र को बदनाम किया था राहुल गांधी। विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, ओके, लेट मी गेट विवेक श्रीवास्तव, होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन, विवेक श्रीवास्तव ऑन स्क्रीन। विवेक श्रीवास्तव, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज, क्या आपको लगता है ये जो सिलेक्टिव बॉन्ड है, ये जो सिलेक्टिव सियासत है, ये जिसे कहते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी है कि कुछ मुद्दों पर बोलना और कुछ मुद्दों पर नहीं बोलना, बांग्लादेशी हिंदू पर कुछ मत बोलो, बिल्कुल चुपचाप रहो, और हिडनबर्ग रिपोर्ट पर दिन रात सुबह शाम 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी का रिएक्शन आ गया, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं पर नहीं आया। फिलिस्तीन के मुद्दे पर प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, लेफ्ट ने तो समर्थन में कलकत्ता में रैली तक निकाली थी, और तो और अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, तमाम लोगों ने बोला, लेकिन आप बांग्लादेशी हिंदुओं पर सब चुप रहे, क्यों? वो इंसान नहीं है? देखिए, यहां वो बांग्लादेशी हिंदू है इसलिए उसमें मौन है। कर दूंगा सबसे, विवेक जी। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं है। मनुष्य है, कहीं भी हो, किसी देश में हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, भारत एक महान देश है और हमको इन इश्यूज को इंटरनेशनली उठाना चाहिए, चाहे बांग्लादेश हो चाहे कोई और। ये पहली चीज। और दूसरी बात यह है कि अभी मेरे मित्र सत्यप्रकाश मिश्रा जी कह रहे थे, साहब जब सेबी ने दे दी एक रिपोर्ट और कोर्ट ने उसको मान लिया। सर, जो नई रिपोर्ट आई है उसमें सेबी की माधवी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, सेबी के ऑफिसर्स पर प्रश्न चिन्ह है। अब सेबी में अगर कोई चीज गलत हो रही है तो भारत सरकार ही उसका उत्तर देगी ना। मैं कहां जाऊं? अमेरिका की सरकार के पास जाऊं क्या? वहां पार्लियामेंट के आगे धरना दूं? यहीं पे तो बोलेंगे ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और प्रश्न पूछेंगे कि हमारे पास ये कुछ दस्तावेज बाहर से आए हैं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, अच्छा हो गलत निकले और हमारे देश की साख बची रहे, तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं? क्या यह प्रश्न पूछना गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है, इसके बारे में उत्तर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात साहब, बोफोर्स का एक स्कैंडल हुआ था राजीव गांधी जी के टाइम में, वो प्रधानमंत्री थे, बड़े बड़े एलिगेशंस आए, विश्वनाथ प्रताप सिंह एक एंटी करप्शन के चैंपियन के रूप में उस जमाने में उभरे, और लेकिन कमेटीज बिठाई गई, जांच शुरू हुई, उसी बोफोर्स गन से हमने कारगिल जीता है, यह आपको मानना पड़ेगा। और सरकार गई, किसी ने किसी को रोका नहीं, कभी भी राजीव गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं कहा कि तहकीकात ना हो। अगर
लांछन लगा है, तहकीकात हो, यही प्रजातंत्र की सच्चाई है। अब आप कह रहे हैं साहब हिंडनबर्ग जो मर्जी बोल दे हम तो करेंगे नहीं। मेरा देखिए मैं कहता हूं हिंडनबर्ग ने जो करा उसकी जांच हो, वो प्रोरोगेटिव है सरकारों का। लेकिन मेरा पॉइंट है कि ये जो सिलेक्टिव मोतियाबिंद है, पॉलिटिकल मोतियाबिंद है, ये क्यों है? कई मुद्दों पर तो फटाक से बोला जाता है, लेकिन कई मुद्दों पर एक एक हफ्ता 10-10 दिन मौन रहा जाता है, क्यों? मेरा पॉइंट ये है सर जी। देखिए फिलिस्तीन के मुद्दे के ऊपर आप लोगों ने भी रैली निकाली कलकत्ता के अंदर, भारत का क्या लेना देना था फिलिस्तीन से? फिलिस्तीन के समर्थन में आपने निकाली, चलिए अच्छी बात है। लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में किसने रैली निकाली, किसने बयान दिया, किसने ट्वीट करा? अगर एक है तो बताइए आप मुझे। मैं दोनों का सर मैं दोनों का कंपैरिजन दे देता हूं। एनी राजा को अभी 3 दिन पहले ही प्रदर्शन हमने फिर से किया था जंतर मंतर पे, शी वाज बीइंग डिटेन्ड। तो एक ही कहना था कॉमरेड्स का, उन्होंने कहा हम तो भारत सरकार की लाइन टो कर रहे हैं। अगर हम रैली निकाल रहे हैं पैलेस्टीन की या हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं पैलेस्टीन के फेवर में, तो हम ऑफिशियल लाइन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सिंस 1947 बांग्लादेशी हिंदुओं पर कितनी रैली निकाली सर? मनमोहन सिंह के समय मैं सवाल पूछ रहा हूं, बांग्लादेशी हिंदुओं पर कितनी रैली निकाली आपने? हाँ जी, आप देखिए दोनों सिचुएशंस के एक फर्क को टेक्निकली समझिए आप जरा एक बार, बड़े ध्यान से समझिए। बांग्लादेशी हिंदूज के केस में सीपीआई सीपीएम ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है, भारत सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, ट्विटर पे अवेलेबल है लेफ्ट का, आप चेक कर सकते हैं, पहली बात। लेकिन इस मुद्दे के अंदर एक बहुत बड़ा संकट हमारे देश में भी आ सकता है अगर गलत रिप्रेजेंटेशन के साथ हमने इस मैसेकर, सुन लीजिए सर, वी आर आल्सो सिटिंग ऑन अ कम्युनल वॉल्केनो जिसको 10 साल से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने इस देश में क्रिएट किया है। कम्युनल एनिमोसिटी कम्युनिटीज के बीच में पिछले 10 सालों में बढ़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि वहां इसको, मैं बिल्कुल सर सही बोल रहा हूं, एक लिंचिंग होती है, सैकड़ों मामले खड़े हो जाते हैं, क्या बोल रहे हैं आप लोग? नहीं बिल्कुल सर, वो तो अच्छी बात है कि आप जैसे मीडिया के पर आप कह रहे हैं कि भारत पे भरोसा ना करो, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप भारत में सिक्योरिटी मतलब अक़लियतों की सुरक्षा पे भारत पे भरोसा ना करिए। हम वॉल्केनो पे बैठे हुए हैं, हम आर्थिक रूप से भी वॉल्केनो पे हैं, हम सामाजिक रूप से भी वॉल्केनो पे हैं। हमारी स्थिति तो मुझे लगता है कि आपके अनुसार पाकिस्तान और बांग्लादेश के से भी खराब की स्थिति है हमारी। नहीं, एक होलू देश बचेगा जिससे हम बेहतर होंगे आपके अनुसार तो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमने बांग्लादेश, मतलब यही बात है। एक सेकंड डॉक्टर आजाद, एक सेकंड सर, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। ये काफी, अब आपने काफी समय अपनी बात को रखा। डॉक्टर आजाद, लोग हम तो वॉल्केनो पे हैं, इकोनॉमिक वॉल्केनो पे भी है, सोशल वॉल्केनो पे भी है। आप लोग समझ ही नहीं रहे आपकी सरकार क्या कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 11 साल के अंदर। विवेक श्रीवास्तव को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, राहुल गांधी जी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, और आपकी नेत्री कह रही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है। क्यों जी? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, मजबूत आदमी है, श्रीवास्तव उससे डरती है बीजेपी। विवेक श्रीवास्तव की बात सुन के आपके दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि राहुल गांधी क्यों जहरीले और क्यों खतरनाक है। अभी देखिए नेशनल टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं वी आर सिटिंग ऑन अ वॉल्केनो, कम्युनल वॉल्केनो पे हम लोग बैठे हुए हैं। किसको डरा रहे हैं भाई, किसको भड़का रहे हैं आप? इनकी बुद्धिमत्ता पे मुझे आश्चर्य लग रहा है। हिंडनबर्ग में किसकी रिपोर्ट दी है? अडानी पे रिपोर्ट दी। अडानी भारत सरकार है। अब बोफोर्स किसने खरीदा था? भारत सरकार ने। दोनों मामले एक हो गए क्या? जांच बैठा दी। अरे हिंडनबर्ग वैसा भेड़िया है जो उसको सेबी ने जब रिपोर्ट मांगी उससे, उसको नोटिस दिया, उससे जवाब देना था कुछ इतना ही समझा। और उसके आरोपों पे जो मनगढ़ंत है, काल्पनिक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है, आप चाहते हैं उसमें से भी जवाब दे, उस पर भारत सरकार जेपीसी बैठा दे। क्या बुद्धिमत्ता है आप लोगों की भाई? राहुल गांधी कहते हैं कि सेबी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, इस्तीफा दे सेबी प्रमुख। भाई साहब, नानाजी ने इस्तीफा दिया था जब जीव घोटाला हुआ था। LIC घोटाले में तो राहुल गांधी के दादा ने नाना से इस्तीफा मांगा था, दे दिया था तब इस्तीफा। इमरजेंसी लगा दी इंदिरा गांधी ने, इस्तीफा नहीं दिया। बोफोर्स भारत सरकार का घोटाला, राजीव गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया। अरे और तो और छोड़ दीजिए, राहुल गांधी LOP बन के लॉलीपॉप चूस रहे हैं, कहीं नहीं इस्तीफा देते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में बेल में है। राहुल गांधी ने जांच भी नहीं रोकी, किसी ने जांच नहीं रोकी, नेहरू जी ने भी जांच नहीं रोकी। बांग्लादेश के हिंदू की बात करते हैं। LIC के मुद्दे को मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस को जब बधाई दी, उसने बधाई संदेश में उन्होंने लिखा कि अपने यहां अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं का ख्याल रखिए। राहुल गांधी के मुंह में लकवा जम मार गया था, दही जम गई थी प्रियंका गांधी को कि हिंदुओं का ख्याल रखने नहीं बोल सकते हैं। नहीं, आपने तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लीग के साथ केरला में रैली निकाल सकते हैं फिलिस्तीन के बंदों के लिए। हिंदुओं के लिए बोलने में दही जमता है। मैंने बोला ना ये इस्लामिक आतंकवाद बढ़ेगा तो सबसे पहले बुचवर्ड आप लोग जैसे लोग होंगे।
आप लोग जैसे लोग। एक एक स्क्रीन पे रखिए अनुराग जी को और विवेक जी को, एक एक स्क्रीन पे रखिए। एक मेरा प्रश्न है, एक सेकंड में एक मेरा प्रश्न है। सलाउद्दीन शोएब चौधरी हैं, एक पत्रकार हैं ब्लिट्ज डेली के, वो लिखते हैं कि आई न्यू राहुल गांधी वोट अटर अ वर्ड अबाउट हिज मीटिंग विद बीएनपी लीडर तारिक रहमान इन लंदन। नाउ अनदर क्वेश्चन, व्हाई सोनिया गांधी लाइड अबाउट मेनी थिंग्स? आई रिक्वेस्ट गांधी फैमिली टू प्रूव मी रॉन्ग इफ दे कैन। ये मैं नहीं कह रहा, ये सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब कह रहे हैं, बड़े सीनियर पत्रकार हैं, वो बात कह रहे हैं। क्या राहुल गांधी की बीएनपी लीडर के साथ लंदन में मीटिंग हुई थी? और अगर हुई थी तो सार्वजनिक क्यों नहीं करी गई? ऐसी क्या मीटिंग है जिसको पब्लिक नहीं किया जा सकता? और बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट करने के बाद वो चुप क्यों है? ये मैटर उठेगा जब 24 घंटे में हिडनबर्ग पे बोल सकते हैं, उनका अधिकार है, बोले, बदस्तूर बोले, जांच करे सरकार, वो विषय। लेकिन इस विषय पर क्यों नहीं बोले? सर फर्क समझ लीजिए सर। एक सर हम बिल्कुल बोलेंगे। 30 सेकंड, एक सेकंड सर, लेट मी जस्ट स्पीक, आई जस्ट नीड 20 सेकंड। ओके सर, सलाउद्दीन शोएब चौधरी 2 बार जेल में रहे हैं, एक बार 7 साल के लिए, एक बार 4 साल के लिए। ये सलाउद्दीन शोएब चौधरी के साथ मैं डिबेट्स में रहा हूं, मैंने उनको अच्छी तरह से ग्रिल करा है। उन्होंने सिर्फ न्यूज में आने के लिए न्यूज दी है। उनके ऊपर घोटाले हैं अपने देश में, देशद्रोह के, मनी लॉन्ड्रिंग के, फाइनेंशियल फ्रॉड के, और सिर्फ न्यूज में आने के लिए ही हैज गिवन द न्यूज। उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। जब मैंने उनको कहा that why don't you table and give me the report right now? आप प्रूफ दिखाइए। आपकी बात, ये जो आप बात बोल रहे हैं, कांग्रेस इस बात को डिनाई करे, बीजेपी भी आरोप लगा रही है बांग्लादेश के इसी वरिष्ठ पत्रकार के हवाले से। अब अनुराग भदौरिया, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी पे बड़ा आरोप लगाया कि वो पिछले महीने राहुल गांधी और खालिदा जिया के बेटे की मुलाकात हुई थी। राहुल गांधी बांग्लादेश में चल रहे आंदोलन को ग्रीन सिग्नल दिया था, यानी हरी झंडी दिखाई थी। अब बताइए मुझे एक चीज, और 8 अगस्त को वो एक प्रतिनिधिमंडल से भी मिले थे, बताइए। ये पहली बार देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान में। जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, विदेश नीति भारतीय जनता पार्टी को ठीक रखनी है, अपने मित्र देशों से और हमारे लोग जो वहां पे उनको कैसे बचाना, सुरक्षित रखना है, बच्चों को कैसे वापस लाना है, कैसे हमारे जो बिजनेसमैन है उनको सुरक्षित कैसे लाना है। दोष किस पे देते हैं? विपक्ष पे। कमाल की बात करो, मैंने आप सत्ता पक्ष में तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाते, जहां विपक्ष में वहां विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाते। आप लंदन जाते हैं और आप किसी से मुलाकात करते हैं, और अगर आपकी मुलाकात होती है और अगर वो व्यक्ति सही है तो आप छुपाएंगे तो नहीं? भाई देखिए, छुपाएंगे आप? मेरी बात सुनिए। सवाल है भारतीय जनता पार्टी को, देखो कभी बात ही नहीं करनी, ट्रेन पलट नहीं, ट्रेन पटरी से उतर जाने दो। जनता के साथ अन्याय हो रहा है, जनता की मौत हो रही है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। भाई आप अपनी बात क्यों नहीं करना चाहते? आप ट्रेन पलट रहे, इस पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्यों नहीं पूछा? नहीं, इस देश के अंदर क्यों चर्चा नहीं होगी? क्या बांग्लादेशी समझ के हमारे अपने लोगों को पीट दे रहे हो? कमाल के मैंने आपने माहौल बना रखा है देश के अंदर। नहीं, यहाँ पर्चा लीक हो जाएंगे, आप उस पर एकदम सन्नाटा छा जाएगा। नहीं, एक गलत बात है। यहाँ पे देश के पहलवानों को चुप हो जाओगे और नहीं सुविधा अनुसार बात करने चले जाओगे। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी निभाइए। मैं बहुत स्पष्ट रूप में कह दूं कि राहुल गांधी जी, आपको याद नहीं होगा जब डोकलाम का क्राइसिस चल रहा था भूटान, चीन और भारत के बॉर्डर पर, राहुल गांधी उस समय चीनी एम्बेसी में थे, उन लोगों से मिल रहे थे। तो उनका इतिहास ऐसा तो रहा है कि वो ऐसी ताकतों से बाहर जाकर मिलते हैं। राहुल गांधी जी को इस पर सफाई देनी चाहिए जो बांग्लादेश के पत्रकार ने कहा है। दूसरी बात, राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक राय रखनी चाहिए, एक मत होना चाहिए। और सरकार से, आप जब फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध चल रहा था, फिलिस्तीन और रुक जाओ यार, विशाल वैष्णव कौन है बता दीजिए। तो विशाल वैष्णव कौन है? अब नहीं सुनेंगे, कान बंद हो गए, आप बोले मैं आपके हिसाब का जवाब नहीं आया। कैसे चलोगे? अरे अभी मैं एक बात कह रहा हूँ, आप बीच में पूछ रहे हैं। देश की मैं एक बात चला जाता हूँ, आप बोलते रहिए, चला जाता हूँ, आप बोलते रहिए। अरे इतनी देर बाद बोल रहे हैं, मैं आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। नहीं, विशाल वैष्णव आपको सुनाई नहीं दे रहा है कान में। आप इस बात के बगल में बोल रहा हूं, तब भी यार इस बात को आप समझ लीजिए कि जब फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध हो रहा था तो भारत की विपक्ष की पार्टियां उस युद्ध को रोकने के लिए वहां नृशंस हत्याओं के खिलाफ ट्वीट कर रही थी। मुझे विपक्ष के एक नेता, बड़े नेता का ट्वीट दिखाइए जिसने बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ कोई ट्वीट किया हो। पवन खेड़ा का ट्वीट आया था, प्रियंका गांधी नहीं कर रही। पवन खेड़ा ने बोला कि
हम भारत को तो सेकुलर, हम बांग्लादेश को तो सेकुलर चाहते हैं, और भारत को? हमारा देश पूर्णतः सेकुलर है। यहाँ किसी अल्पसंख्यक के साथ कोई अत्याचार होता है, करोड़ों हाथ और करोड़ों आवाज उसके समर्थन में खड़ा होता है। जैसे गाजियाबाद में हुआ, तुरंत गिरफ्तारी हुई, रुका नहीं कोई, सरकार अपने काम में मुस्तैद है। क्यों हुआ? वैसे लोग हैं, अरे वैसे लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये शाहजहांपुर के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, तरीका आपका अनुराग ठीक नहीं है। मैं आपके बीच बोलता नहीं, मैं आपके बीच बोलता नहीं, कुछ बोलो भी नहीं, आपके बीच नहीं बोलता। चुप सील के बैठ जाए, विपक्ष चुपचाप। आप ही बोलते रहिए, मैं चुप हो जाता हूं। बोलिए आप ही बोलिए। बोलिए 30 सेकंड, फिर वो बोल लेंगे। आप अपनी आप ही बोलिए ना। एक चीज को समझिए, समझाइए कि आप इस बात पर, जो बांग्लादेश की स्थिति है, गंभीर स्थिति है, आपको अपनी राय रखनी चाहिए थी, और सरकार की बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो जिम्मेदारी बनती है। लेकिन क्या राहुल जी बीएनपी के लीडर से लंदन में मिलेंगे? इस बात पर कोई सफाई नहीं आई। हमारी साझी विरासत है बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। लेकिन वैसी स्थिति में अगर विपक्ष की पार्टियां उस आग में और घी डालने का काम करेंगी, बीएनपी के लीडर से मिलेंगी, तो दिक्कत की स्थिति पैदा होगी। जो बात बीजेपी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने बोली, उन्होंने बोला, फॉर्मर केंद्रीय मंत्री है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक अराजकता चाहता है विपक्ष भारत के अंदर, और सामाजिक अराजकता की बात भी आप ही के सांसद सदन के अंदर एक तरह से कह चुके हैं। तो क्या कहेंगे आप, अनुराग? देखिए सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के लिए कुछ बोलने के लिए रहता नहीं, वो विपक्ष पे खाली दोषारोपण करती। बहुत लोगों की आदत होती है, जिम्मेदारी उनको काम की दे दो तो अपनी जिम्मेदारी तो नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे की कमजोरी और दूसरे की बातें करते रहेंगे। अरे देश हमारा, हिंदुस्तान नई प्रगति को छू रहा है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अफसोस इस बात का है, नया संसद भवन बना है, उसकी छत पानी से छू रही है। ठीक है, मैं एक बड़ी खबर आ रही है, देश के वाइस प्रेसिडेंट ने एक बड़ा बयान दिया है आज। एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का हम रुख कर सकते हैं। आइए वो ब्रेकिंग न्यूज इस समय देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बड़ा बयान दिया है। कुछ लोग बांग्लादेश जैसे हालात देश में चाहते हैं, ये बड़ा बयान है वाइस प्रेसिडेंट का। भारत के बारे में ऐसी सोच बड़ी चिंताजनक है, ये वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है। संसद सदस्य रहे व्यक्ति की ऐसी सोच से मैं हैरान हो गया हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान है, बांग्लादेश के मुद्दे पर उन्होंने बयान दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का यह बड़ा स्टेटमेंट है। कुछ लोग बांग्लादेश जैसे हालात देश में चाहते हैं। जी जवाब, कौन वो लोग हैं? यही अगर विपक्ष इस बात को कह देता है, देखिए विपक्ष क्या कह रहा है, देश के अंदर बांग्लादेश जैसी हालत बनाना चाहता है, देखिए विपक्ष क्या कह रहा है, देखिए। उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, पर उपराष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति है, अच्छी तरह से लिया जा रहा है। माने यही तो दिक्कत है, विपक्ष कोई बात कहेगा तो उसको नेगेटिव नकारात्मक लिया जाएगा। जी सत्ता पक्ष का या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं, डॉक्टर अजय लोक। अमित जी, उपराष्ट्रपति जी ने यह बात बोली, वो इसलिए बोली, मैं याद दिला देता हूं, आजकल लोग भूल बड़ा जल्दी जाते हैं। सलमान खुर्शीद ने क्या बोला था? यहां बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे, बोला था या नहीं बोला था? मणिशंकर अय्यर ने क्या बोला था कि नहीं बोला था? मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बोला विपक्ष के नेता होके? तो क्या उपराष्ट्रपति ये बात नहीं बोलेंगे कि मैं हैरान हो जाता हूं? मैं तो अभी टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूं, देश भर के डॉक्टर हड़ताल पे हैं। अनुराग भदौरिया नहीं बोलेंगे क्यों हड़ताल पे? नहीं बोलेंगे। अयोध्या में बेटी का रेप होता है, इनके समाजवादी पार्टी का नेता रेप करेगा, नहीं बोलेंगे क्योंकि मुसलमान है। किसने ऐसा बोला? अरे बंगाल में तो रेप करने वाला मुसलमान है, रेप की तो बंद ना करो। वो भी नहीं करेंगे कि बंगाल में क्या हो रहा है, नहीं बोलेंगे ममता दी के खिलाफ, नहीं बोलेंगे ममता दी के खिलाफ। दिक्कत है ना, दिक्कत है। मैं तो देश के डॉक्टरों से अपील करता हूं, अभी आप हड़ताल पे हैं, खाली समय है, मैं भी डॉक्टर हूं, मैं भी लगता हूं, व्याकुल भारत का इलाज खोजना जरूरी है। व्याकुल भारत, ये जो तमाम पिछले एक साल से जो नैरेटिव बनाने की कोशिश है ना, ये सिर्फ व्याकुल भारत का परिचायक है। ये इतने व्याकुल हो चुके हैं, रोज कुछ ना कुछ अंड बंड नैरेटिव निकाल के लाते हैं। 2019 से देखिए, हर संसद सत्र के पहले एक नैरेटिव आ जाता है। इस बार संसद सत्र खत्म होने पर नैरेटिव आ गया। ये ड्रामा करते हैं। उपराष्ट्रपति ने जो बोला है, मैं सीधा विवेक का, वाले हिंदुओं की तो परवाह ही नहीं करते। ओके, विवेक श्रीवास्तव। सलमान खुर्शीद का मेजर एक कंट्रीब्यूशन इस देश में है एज एन एजुकेशनिस्ट। ही वाज द चेयरमैन ऑफ द डीपीएस सोसाइटी, विदेश मंत्री रह चुके हैं। हर आदमी परेशान है आपकी नीतियों से। जो हिंदू वर्सेस मुसलमान संघ परिवार 10 साल से कर रहा है, आप लोग हम सब चिंतित हैं। हर रोज कटघरे में खड़ा कराया आपने। हम तो इतने डरे हुए थे। आप कांग्रेस के चरम चुंबक बने रहिए।
आप लोग का तो वजूद खत्म हो जाएगा और ये आप मुझको मत बताइए, आप शेख हसीना को असाइलम क्यों दे रहे हैं, कुछ नहीं पता। कम्युनिस्ट शेख हसीना के यहाँ पे आने से वहाँ पे क्या हालात हो रहे हैं उसको तोड़ने के लिए तमाम वहाँ के इंटरिम गवर्नमेंट को भी आप कह रहे हैं ये देखिए शेख हसीना यही यहाँ कह रहे हैं शेख हसीना के साथ है, जिन्होंने आपकी कहा क्या था कि शेख फॉरेन नीति हसीना है? को भारत वापस क्यों नहीं लौटाता, इन्होंने ही कहा था, इन्होंने ही कहा था ये हमारी नीति है, ये भारत की विदेश नीति है, ये इनसे हम नीति सीखेंगे। ये चीनी के बिल्कुल नहीं, आप गलत कह रहे हैं। चीनी आप गुलाम शेख लोग हसीना की को मानसिकता पीछे से सुन के ये समर्थन देश जरूर देते, पागल हो गया लेकिन है। आज जब वहां पे एक स्टूडेंट्स की क्रांति आई, आप लोग चीनी जिसमें पिट्ठू सही हैं, और गलत हर 1962 तरह का के युग एलिमेंट में भी शामिल चीनी हुआ, का समर्थन करते थे और आप अगर लोग। वहां अब पे तो क्या बात अत्याचार हो करेंगे? रहे हैं, देशभक्ति। आपके शेख देशभक्ति के हसीना नाम को पे धिक्कार है, आप यहाँ लोग पे कलंक रखने हैं। से ये ठीक है, अत्याचार एक करके आप लोग। पड़ेंगे। बांग्लादेश की आवाम इस वक्त आपकी सरकार का इंटरफेरेंस नहीं चाहती एक और बात, नहीं राजस्थान चाहती है। और आप राजस्थान हाई कोर्ट जबरदस्ती के उस कार्यक्रम इंटरफेरेंस को करने में की कोशिश जगदीप कर रहे धनखड़ हैं। ने एक और बड़ी बात बोली है कि एंटी नेशनल फोर्सेस जो हैं वो प्लेटफॉर्म यूज कर रही हैं, जो भारत के संवैधानिक इंस्टीट्यूशन हैं उनको नीचे दिखाने के लिए, ये बड़ी बात बोली है और हमारे इंस्टीट्यूशंस को एक्सप्लॉइट करने का प्रयास हो रहा है, ये भी वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है। तो बड़ी चिंता दिखाई है बांग्लादेश से लेकर जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को बार बार नीचे दिखाने का प्रयास हो रहा है, उसके ऊपर जगदीप धनखड़ ने एक बड़ा बयान दिया है। यह अपने आप में बड़ी बात है। सत्यप्रकाश मिश्रा, क्या आपको लगता है कि ये जो सिलेक्टिव सियासत है और इसी सिलेक्टिव सियासत पर जगदीप धनखड़ का ये अटैक है? देखिए, सेलेक्टिव सियासत जो विपक्ष कर रहा है, ये चिंता है उनकी, अटैक से ज्यादा चिंता है, माफ करिए। देश में असहजता की स्थिति जरूर पैदा हुई। जैसे सलमान खुर्शीद साहब, ठीक है वो विदेश मंत्री थे, बड़े ऑक्सफोर्ड के विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनको इस बात का लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वो ये ऑब्जर्वेशन कर देंगे कि भारत में स्थिति बांग्लादेश की तरह हो जाएगी। राहुल गांधी मंच से कहते हैं कि मोदी जी को डंडा मारेगा देश। इस तरह की बात करके आप देश के लिए और खाई पैदा कर रहे हैं। विपक्ष और प्रतिपक्ष में तमाम जो उनकी पार्टियां हैं उनमें भी असहमति है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी जो 62 के समय 2 धड़े में आखिर क्यों बटी, क्योंकि उनका चीन आक्रमण को लेकर के अलग अलग स्थिति थी, अलग अलग राय थी। वो स्थिति आज करीब करीब विपक्ष की पार्टियां विदेशी भाषा में बोल रही हैं। जो ताकतें भारत को अस्थिर करना चाहती हैं उनके शब्दावली में वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चूंकि एक बहुत वरिष्ठ नेता, समाजवादी भी रहे और वो राष्ट्रवादी भी हैं, तो उनकी जो सोच और समझ है उस पर गंभीरता से बात करने की जरूरत है। और ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो चिंता बड़ी है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड एज अ गवर्नर देख चुके हैं। एक सेकंड बंगाल के अंदर एक सेकंड आप अपनी बात को रखिएगा अपनी टर्न पे। विवेक, अपनी बात को अपनी टर्न पे रखिएगा। देखिए जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, आपने देखा होगा कि उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया जया बच्चन जी के साथ। एक महिला है, हाँ बिल्कुल, एक महिला है, राज्यसभा एमपी हैं, सम्मानित महिला हैं। अब उनको जिस टोन में बात करना जो टोन उन्हें नहीं पसंद है, और फिर इस हिसाब से उनको ट्रीट करना जैसे कि आप स्कूल कॉलेज में बच्चों को ट्रीट करते हैं। मतलब जया बच्चन जी से जो टोन उनको पसंद है उसी पे बात करनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट। नहीं, जो टोन पसंद नहीं, आपकी अगर टोन उनको पसंद नहीं आ रही, इसके मतलब आप कहीं ना कहीं ऐसी बात बोल रहे हैं जो उनको अच्छी नहीं लग रही। उंगली दिखाएं, समझ सकती है ना, ठीक है, उन्होंने समझा। तो ये बात का ऑब्जेक्शन किया। आप तो डायरेक्शन, आप तो जया बच्चन को चर्चा में ले आए हैं, मुद्दा कुछ और था, लेकिन फिर भी आपने क्यों नहीं लाए भाई? आप समाजवादी पार्टी की एमपी के साथ, एक सम्मानित महिला के साथ इस तरह से बात करेंगे तो सवाल तो उठेगा। लेकिन उनका जो नाम है राज्यसभा की किताबों में वो जया अमिताभ बच्चन ही है, और वो अमिताभ बच्चन के जी के साथ विवाहित हैं, उनका नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। और ये ऑफिशियल जो बुक्स है राज्यसभा की, जो डेटा रिकॉर्ड है उसके अंदर भी यही है। अब उनको उस पर आपत्ति है तो वो अलग विषय है, लेकिन आपने बोला कि जिस टोन में जया बच्चन को पसंद हो उसी में बात करें, तो उस पर धनखड़ जी ने बोला कि सेलिब्रिटी जया बच्चन होंगी लेकिन सदन में कोई सेलिब्रिटी नहीं है। तो मतलब देश का वाइस प्रेसिडेंट जया बच्चन जी के साथ उस टोन में बात करें जो टोन उनको पसंद हो। ये आपका किसी को भी मतलब उनको मतलब विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट को वो सम्मानजनक टोन से बुलाए और वो वाइस प्रेसिडेंट का अपमान करे। वो बात तो वाइस प्रेसिडेंट की है, लेकिन जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट है तो, लेकिन अगर कोई सम्मानित महिला को लग रहा है कि उनका सम्मान नहीं हो रहा है तो उन्होंने अपनी बात उठाई। ओके, डॉक्टर राजा, वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ चिंता जताई, कुछ चिंताएं यहां पर सपा प्रवक्ता नेता साहब ने भी बता दी, अनुराग भदौरिया ने, ये भी डॉक्टर है वैसे।
चक्कर है, जितना दिमाग है उतना ही बताएंगे, जितना दिमाग है उतना ही बताएंगे। जया जी ने बोला सदन में कि सर वी आर कोलीग्स, यू आर वन अमंग इक्वल्स। नो, जब यही नहीं पता है कि यू आर नॉट कोलीग्स, ही इज नॉट वन अमंग इक्वल। लोकसभा का सदस्य एक एमपी होता है, राज्यसभा का सदस्य एमपी नहीं होता है, आप कुलीग नहीं है। वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ऑफिशिएटिंग पावर है उसकी एज अ चेयरमैन ऑफ द हाउस, इज नॉट योर कुलीग। वो एक संवैधानिक पद है, देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। जब जया जी को इतने साल से राज्यसभा में रह के ये नहीं पता है कि राज्यसभा का चेयरमैन उनका कुलीग नहीं है, उसके बाद क्या बहस करनी है? आसन को वो ऐसे कुर्सी दिखा सकती हैं, वो ठीक है, उनका टोन उनको पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन कौन से टोन? लेकिन चलिए, जया बच्चन विषय नहीं है, जया बच्चन विषय नहीं है, निकालते हैं विघ्न पैदा करने। उनका टोन, उनका जो टोन की बात करी है वो विषय नहीं है देश के लिए, चाहे वो सदन हो, चाहे देश हो, चाहे देश की आर्थिक प्रगति हो, चाहे देश की सामाजिक शांति हो। विवेक को स्क्रीन पर लेके आइए। विवेक, ऐसा क्यों है कि अराजकता की बात बार बार जुड़ जाती है, चाहे वो आर्थिक अराजकता हो, चाहे वो सामाजिक अराजकता हो? ऐसे बयान विपक्ष की ओर से क्यों आते हैं? वाइस प्रेसिडेंट तक को चिंता जतानी पड़ी? जी देखिए, मैं दो चीजें बोलूंगा। पहले वाइस प्रेसिडेंट पे बोल देता हूं। पहले गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, वहां पे इनका ट्रैक रिकॉर्ड था। बाबुल सुप्रियो जो उस वक्त सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट थे लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के, उनको लेकर के जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंचे? और वहां जाकर के स्टूडेंट्स के साथ लगभग गुत्थम गुत्था की स्थिति हो गई थी। पूरे मीडिया ने उस चीज को कवर किया था। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स इनका एक हॉलमार्क रहे हैं, एज अ गवर्नर ऑल्सो, एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो। वाइस प्रेसिडेंट की आप पोजीशन पर जब आप बैठते हैं तो आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका टोन, उनका टेन्योर, उनका बिहेवियर हमें ऐसा लगता है एज मेंबर ऑफ ऑपोजिशन कि वो बायस्ड है। तो हम उनसे यही कहेंगे कि इस चीज को कम से कम रेक्टिफाई करें, जिससे देश की इज्जत बची रहे। पर उन्होंने तो देश की बात करी है। उन्होंने मतलब मुझे इनकी स्टेटमेंट के अंदर क्या मतलब उन्होंने बोला कि देश के अंदर अगर कोई इस तरह की बात करता है तो मुझे बहुत इसके अंदर बड़ा खतरा नजर में आता है। और अगर वो कहते हैं कि कुछ लोग इंस्टीट्यूशंस को, संवैधानिक संस्थाओं को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत संविधान की बात करते हो, तो उसमें उनमें बायस्ड बात क्या है? संवैधानिक संस्थाओं को नीचे दिखाना क्या राइट हो गया है क्या नेताओं का? नहीं, ये तो और अपनी मन मुताबिक नहीं होगा। संवैधानिक संस्था खराब है, सुप्रीम कोर्ट खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है, हर चीज खराब है। तो अरे मीडिया, आप लोग मीडिया को गाली देते थे, समझ में आता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन तक कौन सी सीबीआई, ईडी, कौन सी संस्था छोड़ी है जिसको गाली नहीं दी जाती? जी, अखिलेश जी ने तो बोला था हम सत्ता में आएंगे तो सीबीआई, ईडी को बंद कर देंगे जी। नहीं, बिल्कुल। चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, हमारा एक कंसर्न है कि सरकार का संघीकरण हो रहा है। एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ऑफ टॉपिक क्या है मुझे समझ में आ रही है कि सरकार का संघीकरण हो रहा है। जगदीप धनखड़ तो समाजवादी चिंतक रहे और किसकी सरकार में वो मंत्री रहे, चेक कर लीजिएगा ट्रैक रिकॉर्ड जाकर। लेकिन आपको अपने सरकार का संघीकरण हो रहा है। मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं बिल्कुल आपको 10 सेकंड के आगे 30 सेकंड दूंगा, लेकिन सत्यप्रकाश मिश्रा बोल ले। सत्यप्रकाश मिश्रा। विवेक जी, एक बात से मैं आपके बहुत आज सहमत हूं। विवेक जी, एक बात से आपके मैं बहुत सहमत हूं। आपने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वो इंडिया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी नहीं है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया की ही चिंता व्यक्त की कि कुछ लोग इस देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। उन्होंने इंडिया की चिंता व्यक्त की कि विदेशी ताकतें, विपक्ष की ताकतें सारे संवैधानिक संस्थाओं को धता बता रही है। इंडिया की चिंता है, इसमें आपको सहमत होना चाहिए। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इस देश में कोई उनके टोन को ठीक करने का प्रतिवेदन नहीं देगा, तब तो हर व्यक्ति राज्यसभा में उठेगा, मुझे ये टोन चाहिए, मुझे ये वाला टोन चाहिए। ये क्या फैशन शो चल रहा है? देखिए, ये तरीका ठीक नहीं अनुराग जी। मैं आपके बीच बिल्कुल नहीं बोलता, मैं आप जब भी डिबेट होगा मैं छोड़ के चला जाऊंगा, आपके बीच बिल्कुल नहीं बोलता मैं। ये तरीका आपका ठीक नहीं है। आपकी बारी आई, आप बोलिएगा। उनको आप एक मिनट तो देंगे बोले। मैं आपके बीच बिल्कुल नहीं बोलता। आप बीच में कमेंट्री दे रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो भी चिंता व्यक्त की है वो देश की चिंता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और विपक्ष में जो भी लोग हैं, जो अभी अजय आलोक ने कहा कि कलीग नहीं है और आप उनको टोन के बारे में नहीं बता सकते, तब तो 250 मेंबर करीब है राज्यसभा में, हर व्यक्ति कि मुझे ना ये वाला टोन चाहिए। ये कोई तरीका है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो हाउस को कैसे चलाएंगे। वो संविधान के प्रति संविधान का शपथ लिया है और
बात बोल रहे हैं यार, सर, आज ना अभिषेक जी, सम्मानित ये महिला, ना, अरे आप थोड़ी आपको अकेले बोलते रहोगे, ऐसा थोड़ी चलेगा, जो चाहे बोलते रहोगे, जवाब ही नहीं देगा। आप नहीं बोलने ये कोई वो दूंगा। चल रही है क्या? अब आप नहीं, आप लगातार डिस्टर्ब अपनी कर बात रहे करने हैं, आप लगातार नहीं, डिस्टर्ब कर रहे लगातार हैं। क्या? आपकी बात आई, आप बोलिएगा, आपका आपका बारी आए, आपसे एंकर पूछे, आप बोलिएगा। देश का संवैधानिकरण हो रहा है, देश का संवैधानिकरण हो रहा है, आपको आपत्ति हो रही है। एक सेकंड, मेरा निवेदन है, सत्यप्रकाश मिश्रा 20 सेकंड बोले और उन्होंने जया बच्चन का बिल्कुल अपमान नहीं किया, उन्होंने अपने मैं पॉइंट को उनके रखा। कला का सम्मान करता हूं, जया बच्चन के कला का पूरा राष्ट्र सम्मान करता है, मैं नतमस्तक हूं उनके कला के लिए। और देश का संघीकरण नहीं, देश का संवैधानिकरण हो रहा है, इससे विपक्ष को दर्द उठ रहा है। इस दर्द पर आप जवाब दे दीजिए। ओके, अब संविधान की बात जब ये जया बच्चन का अपमान क्या उसमें भी किया? बोल रहा हूं। जया बच्चन का अपमान क्या अच्छा, किया? बताइए, मैं बताता एक हूं, सम्मानित महिला, ऐश्वर्या राय बच्चन पर राहुल गांधी ने क्या बोला था? किस समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला? जब राम मंदिर के विषय पर क्या बोला था? किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला क्या? महिला पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रही हैं कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टोन मेरे सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, तो उसमें क्या गलत है? अब महिला अगर कह रही है तो हम सम्मानित महिला का सम्मान नहीं करेंगे, आप उसके लिए टोन करेंगे कि नहीं 245 खड़े हो जाए, 300 खड़े हो जाए। एक सम्मानित महिला बोल रही तो कम से कम उनके साथ तो खड़े होने चाहिए। क्या महिला को सम्मान करेंगे आप? जब महिला की टोन में आए, कोई महिला को लग रहा है कि नहीं हमें टोन नहीं ठीक लग रहा है, वो एक महिला जो खड़ी होकर बोल रही है उसके साथ आप नहीं खड़े हो सकते, तो आप किसी महिला के साथ नहीं खड़े हो सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो लोग हैं वो क्या महिलाओं को सम्मान करेंगे, इससे पता चल रहा है। दूसरी बात हो गई ना, बात आगे बीच में बोलने लगे। आप कौन बीच में बोल रहे हैं? आप बीच में बोल रहे हैं, आप बीच में कौन बोल रहा है? हाँ, हो गया ना, क्योंकि खिसियाट होती है जब आदमी बोलता है, झूठ बोलता है, पकड़ लो, जैसे पकड़ लो, जैसे इसको झूठ पकड़ लो। नाम सत्य प्रकाश, काम करेंगे झूठ प्रकाश का। अरे सत्य प्रकाश नाम है तो काम भी तो सत्य बोलिए। झूठ प्रकाश का नाम समझ रही है, झूठ पे क्यों प्रकाश डालते हो? सत्य पे प्रकाश नहीं डालेंगे, नाम सत्य प्रकाश है। आपने स्पीकर के चेयर को, अब आपने बड़ा, अब एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, अब आपने बड़ा सम्मान किया, आपने बोला नाम इनका सत्य प्रकाश है लेकिन झूठ पे प्रकाश डाल रहे हैं, आप बड़ा सम्मान कर रहे हैं। कमाल है ये सम्मान, क्या राग है, बेसुरा राग गा रहे हैं। अब लो यही बात है, कमाल नहीं, पर ये गाना भी अच्छा गा लेते हैं। अच्छा चलिए, हाथ मिलाते हैं हम लोग, विपक्ष और सब ठीक ये दिखाइए, ये दृश्य में दिखाइए, दोनों हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। अरे ना दिखा दीजिए। नहीं, हम लोग तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, भाई भाई हैं। क्या हम लेजिटिमाइज कर रहे हैं कुछ गैर जरूरी चीजों को जो कि देश के लिए हानिकारक है? क्या हम इस देश को एक आर्थिक इंस्टेबिलिटी के दौर में लेके जाना चाहते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, जॉर्ज सोरोस जो बात कहता है, अगर हम जॉर्ज सोरोस को ही फॉलो करवाना चाहते हैं अपने देश के अंदर, तो हम क्या इस देश के अंदर चाहते हैं कि हमारे देश का हाल भी बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसा हो जाए, या हमारे देश का हाल यूके जैसा हो जाए, जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है वो दिखाई दे रहा है? हम क्या चाहते हैं अपने देश के अंदर? हम चाहते, अब एक तरफ तो बात करते हैं सब लोग, आप लोग विपक्ष का, पूरा विपक्ष बात करता है रोजगार होना चाहिए, अच्छी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, और दूसरी तरफ हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करना चाहते हैं। क्यों? ये तो दोहरे मापदंड हुए ना विवेक जी, ये दोहरे मापदंड क्यों? एक तरफ आप बात करते हैं संविधान की दुहाई की, दूसरी तरफ अब वाइस प्रेसिडेंट की बात का सम्मान नहीं करना चाहते। संवैधानिक पद ही तो है वो, और कौन सा पद है वो? सेबी संवैधानिक संस्था ही तो है, उसकी बात पे आप यकीन नहीं करते। सात समुद्र पार वाली एक एजेंसी पे ज्यादा यकीन करते हो। मेरा प्रश्न ये है कि एक तरफ आप नौकरी की बात करते हो, लेकिन दूसरी तरफ क्या आप लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश, श्रीलंका और यूके जैसी भारत की कंडीशन हो जाए? और ये चिंता का विषय है वर्ल्ड वाइड जो हो रहा है, और भारत अपने आप को बचा रखा है इस कंडीशन के अंदर, भारतवासियों ने अपने आप को बचा रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड अराउंड देखिए क्या हो रहा है अर्थव्यवस्थाओं के अंदर। नहीं, अब आप मुझे बोलने दें प्लीज, 30 सेकंड्स। पहले मैं सोशल इंस्टेबिलिटी पे बोलूंगा, फिर इकोनॉमिक। सोशल इंस्टेबिलिटी इस देश के अंदर आ रही है, ये हमें दिख रही है, ये 10 साल से आ रही है, और इसका कारण है हर पद के ऊपर संघ के आदमी को रखा जा रहा है, चाहे वाइस चांसलर हो, आउट ऑफ, सर अब आप देखिए, मेरे को आप बोलने दीजिए पहले, चाहे वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन ऑफ प्रोफेसर्स हो, चाहे वो सरकारी संस्थानों के पद हो, हर जगह पे एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के आदमी को रखा जा रहा है। चाहे मैं प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट की बात ही नहीं करता, मैं बात कर रहा हूं बाकी प्लेसमेंट्स की जो इस देश के अंदर हैं। आपने अलाउ कर दिया गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कि जा करके खुल करके संघ के साथ जुड़िए और काम करिए। आप फिर से सरकार को संघ के साथ जोड़ रहे हैं, और एक आप रोजगार पे बात करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था पे बात करना चाहते हैं, आप सेबी और अदानी के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। मैं आपसे उस पे सवाल पूछ रहा हूं, आप उस पे जवाब नहीं दे रहे। फिर आप कहते हैं कि उस पर चर्चा नहीं होती। मैं कहता हूं, मैंने जो आपसे सवाल पूछा, क्या बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी स्थिति हम चाहते हैं, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी? जी
अगर बांग्लादेश जो है वो भी इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कर रहा था, आप ही के चैनल पे, आप ही की डिबेट्स में हमने उसके आंकड़े कई बार डिस्कस करे, इट वाज डूइंग स्प्लेंडेडली सो कॉल्ड, लेकिन अंदर से बांग्लादेश की स्थिति क्या थी? अंदर से एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, इंस्टेबल किया ना बांग्लादेश को किसी ने, जो सरकार दबा रही थी। इस देश में भी आप उसको पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, पहली बड़ी अर्थव्यवस्था, आप जो मर्जी घोषित करें, सच्चाई है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, रिच हैव बिकम रिचर, पुअर हैव बिकम पुअरर इन दिस कंट्री। और चंद मल्टीनेशनल्स और बड़े उद्योगपतियों के साथ सरकार मिलकर के इस देश का दोहन कर रही है। अजय लोग ये सच्चाई है। ठीक है, अब अगले कुछ मिनट इसी पे चर्चा कर लेते हैं। आज इसी पे दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं। ठीक है, जब आप डॉक्टर अजय लोग, आप लोग भी सिलेक्टिव है, आज सिलेक्टिव फायदा हो रहा है देश के अंदर लोगों का। अरे आपको बातचीत सुनकर नहीं लग रहा है कि आज दोनों ये कम्युनिस्ट और सपा दोनों इतना दिमाग लगता है घर छोड़ के आए हैं? कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से चुन चुन के व्यक्ति लोगों को पदों पर बैठाया जा रहा है। अरे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके रग रग में हिंदुत्व है, कण कण में हिंदुत्व है, तो हिंदुत्व का आइडियोलॉजी को हम नहीं प्रमोट करेंगे तो क्या हम लेफ्टिस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे? हरा दो हमें चुनाव में, वो भी तो नहीं कर पाते हो। मेरिट को छोड़ करके आउट ऑफ द कह रहे हो कि देश की आइडियोलॉजी बदल रही है। अरे देश की आइडियोलॉजी यही है। नहीं सर, आप मेरिट को साइड करके संघ को प्रमोट कर रहे हैं। सरकार नहीं देश को झुकने देंगे। और आप लोग संविधान का इज्जत करते हैं। मोदी को मोडानी कहने वाले, राष्ट्रपति, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहने वाले, उपराष्ट्रपति को तरह तरह की मिमिक्री करने वाले, महिला सम्मान की बात कर रहे थे अनुराग भदौरिया। जब आजम खान ने अमीरों के स्कूल अलग है, गरीबों के स्कूल अलग है, अमीरों का अस्पताल अलग है, गरीबों का अलग है। विवेक जी, ये अन्याय है, अभी अन्याय है, अब ऑर्डर डाउन करिए विवेक जी का। तब कहां गया था अन्याय? महिला सम्मान। लेकिन अभी मतलब बोला गया, विवेक जी ने बोला, विवेक आप ही के पास आता हूं क्योंकि आपकी बात का जवाब कोई और क्यों देगा। आपने बोला पहली अर्थव्यवस्था हो रही है, दूसरी हो रही है, तीसरी हो रही है। अरे भारत की अर्थव्यवस्था दूसरी तीसरी अगर हो रही है तो इसके अंदर तकलीफ क्यों है? यू शुड सेलिब्रेट कि हमारी इकोनॉमी हो रही है। कभी आप बोलते हो कि 80 करोड़ लोगों को राशन को देती है एनडीए की सरकार, मोदी की सरकार, यही बोलते हो ना। कभी आप बोलते हो देखिए गरीब और गरीब हो गया है, देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन भी नहीं देना चाहिए आपके अनुसार? बिल्कुल सर सुनिए, इस देश के अंदर दो धड़े बढ़ चुके हैं, एक अमीर एक गरीब। गरीब के बच्चे का स्कूल अलग, कॉलेज अलग, गरीब का अस्पताल अलग। हाँ, ये तो गरीब की पिछले 10 नौकरियां साल में अलग, हुआ है। कॉलेज की फीस देखिए, हुआ है दुनिया में तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप ही के चैनल पे क्या पहली बार इस देश के अंदर हुआ है सर। फीस देखिए, आप कम बोल रहे हो, आप कम बोल रहे हो। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, सुपर रिच के बच्चों का स्कूल अलग है, रिच के बच्चों का स्कूल अलग है, मिडिल क्लास के बच्चों का स्कूल अलग है। होता है ये, और दुनिया भर के अंदर है। कोई भारत पहला देश नहीं है ना अपने बच्चों को, फिर पहला देश नहीं है ये भारत। 30 लाख रुपए फीस है कमाल की बात है। IIMS रोहतक में 30 लाख फीस है, कौन सा गरीब का बच्चा देगा? कम्युनिस्ट का राज रहा तो सबका स्कूल आपने एक कर दिया, सबकी आर्थिक स्थिति एक कर दी आपने। तो हमने बिल्कुल, हमने सब स्ट्रक्चरल पॉइंट है, ये वर्ल्ड वाइड ऐसा है। और भारत के अंदर क्या नरेंद्र मोदी के आने से ये स्थिति ऐसी हुई है? ये पॉइंट, ये इस पॉइंट पे भी तो आप विचार करेंगे। 10 साल में देश को बेचा गया है, अगर बड़े हम पूंजीपतियों के प्रैक्टिकल और लॉजिकल तो चर्चा कर ले। हमारा ऑब्जेक्शन है इस पे। विवेक श्रीवास्तव साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माल गोदाम में अनाज सड़ाने से बेहतर है गरीबों में बांट दो। शरद पवार कृषि मंत्री थे और यह बात नहीं मानी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट वाज नॉट एन सजेशन, इट वाज एन ऑर्डर। और अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार 80 करोड़ को राशन बांट रही है, आपको तकलीफ हो रहा है? ओके, आखिरी राउंड है। ओके, अनुराग 20 सेकंड। हाँ, हमने तो सुना था कि 2014 में ही 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देने की बात थी। अगर सबको रोजगार मिल जाता तो बांटने की जरूरत नहीं पड़ती, सब अपने पैरों पे खड़े हो जाते, सब अपने परिवार को अच्छी तरह पाल रहे होते। बंद कर देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है आप उनको पैरों पे क्यों नहीं खड़ा करना चाहते? मेरी दूसरी बात है कि आप उनको अपने पैरों पे खड़ा क्यों नहीं करना देना चाहते? क्यों नहीं आप उनकी इनकम बढ़ाना चाहते? वो अपनी बच्चों की अनुराग आपने अपनी बात रखा। डॉक्टर अजय लोग 15 सेकंड, 15 सेकंड लास्ट। मेरा एक बात कहना है अमीश, मेरा बस एक बात कहना है कि देश की जनता को इस विपक्ष के चेहरे को पहचानना चाहिए जो रोज दिन नए नए नैरेटिव, झूठे नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रही है। चाहे वो देश की सामाजिक व्यवस्था को छीन करना चाहती हो, तरह तरह से अनर्गल बातें बोल के भारत में नया बांग्लादेश बना के, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था क्रिएट करना चाहती हो। अब वक्त एक अंतराल का है, लेकिन अंतराल के बाद CNBC आवाज के टक्कर का मंडे एडिशन जारी है। टक्कर का सोमवार एडिशन
संसद सत्र खत्म हो चुका है और आजाद भारत के इतिहास में शायद पहला सत्र रहा होगा जिसमें राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष के रवैये से नाराज होकर कुर्सी छोड़कर चले गए। यह सत्र इस मायने में भी पहला रहा होगा जिसमें एक बार नहीं कई बार किसी सदस्य ने सभापति को और उपसभापति को से बहस की। इस कड़ी में सबसे प्रमुख नाम है श्रीमती जया अमिताभ बच्चन का आता है। हैरानी की बात यह है कि जया बच्चन अपने नाम को लेकर ही नाराज हो जाती हैं और एक बार नहीं कई बार नाराज हो गई। बात 29 जुलाई की है जब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश राय नारायण जी ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन के नाम से पुकारा। इसके बाद जो हुआ उसको आपको भी व्यूअर्स सुनना चाहिए सत्य और तथ्य में। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। उस दिन जया अमिताभ बच्चन नाम जोड़ने से बेहद नाराज हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद राज्यसभा में खुद को जया अमिताभ बच्चन कहकर इंट्रोड्यूस किया और फिर कुछ दिनों बाद वो फिर भड़क गई। इस बार सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें उनके पूरे नाम से पुकारा था। ये प्रकरण जरूर देखना चाहिए आपको। ऑनरेबल मेंबर्स, जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर। जया बच्चन को यह आपत्ति है कि उनके पति के नाम के साथ उनको क्यों पुकारा जाता है। उनका कहना है कि उनकी अपनी पहचान है, अपना अस्तित्व है, इसलिए उन्हें जया बच्चन पुकारना चाहिए, जया अमिताभ बच्चन नहीं। हालांकि फैक्ट यह भी है कि जया बच्चन के इलेक्शन सर्टिफिकेट में जया अमिताभ बच्चन नाम दर्ज है। यह नाम उम्मीदवार की तरफ से ही दर्ज किया जाता है, यानी खुद जया बच्चन ने जया अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है और दस्तावेजों में जो नाम दर्ज है उसी नाम से उन्हें बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। हालांकि इस नाम को बदलने की एक प्रक्रिया भी है, लेकिन ना नाम बदला है और ना ही जया अमिताभ बच्चन पुकारे जाने पर उनका गुस्सा करने वाला रवैया, यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी। ध्यान देने वाली बात यह है व्यूअर्स कि जया बच्चन सभापति पर अजीबोगरीब आरोप लगा रही हैं, कभी उनके इरादों पर सवाल उठा रही हैं और कभी उनकी टोन को गलत बता रही है। क्या जया बच्चन संसद में भी अपने सेलिब्रिटी स्टेटस से बाहर नहीं निकल पा रही हैं? सभापति जगदीप धनखड़ ने भी जया बच्चन से यह सवाल पूछा था। हालांकि अगर स्टेटस की बात हो तो उपराष्ट्रपति देश का दूसरा बड़ा नागरिक होता है, दूसरा बड़ा संवैधानिक पद भी होता है। इसके बावजूद उनकी भाषा और विनम्रता देश ने देखी है, जबकि जया बच्चन बार बार रूठती हैं और उसके बाद उनका गुस्सा भी व्यूअर्स आपने देखा है, देश ने देखा है। जनता के पैसों से चलने वाली संसद को क्या पर्सनल ईगो के लिए जाम करना क्या सही है? बड़ा सवाल यह है, क्या जगदीप धनखड़ के बहाने विपक्ष का निशाना कहीं और है? यह बड़ा प्रश्न है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आप देखते रहिए व्यूअर्स सीएनबीसी आवाज। नमस्कार, गुड नाइट।